हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने जो व्याख्या कविता है जो कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है उसका पद्यांश 1 कर लिया था। अब जो पद्यांश 2 है वो आरंभ कर रहे हैं। तो इस पद्यांश में मैं आपको बता देता हूँ भी किस बात का चित्रण किया गया है। इस पद्यांश में जो किसान की जो दैन्य दशा है या दयनीय दशा है उसका चित्रण किया गया है भी किस प्रकार जमींदारों के जो द्वारा जो किसान का शोषण किया जा रहा है, उस शोषण के बाद किसान की जो दशा है वो किस प्रकार हो जाती है, किस प्रकार उसे जो स्वयं के उसके खेत हैं उन खेतों से बेदखल कर दिया जाता है। तो उसी बात का चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। लहराते हुए खेत, लहराते हुए खेत दरिगों में, उसकी आंखों में, किसकी आंखों में, जो किसान है उसकी आंखों में हुआ बेदखल, उससे वह दूर कर दिया गया। वह अब जिनसे जिनसे यानी उन खेतों से। यहाँ जो कवि हैं वो किसान की दयनीय दशा के बारे में बताते हुए कहते हैं वे किसान के जो अपने खेत हैं, लहराते हुए खेत हैं, जिन खेतों को वो क्या हैं भी अपनी आंखों में संजोए हुए था, या अपनी आंखों में उसकी आंखों में जो चित्र हैं उन खेतों के वो दिखाई देते थे, उन खेतों से उसे क्या है अब बेदखल कर दिया गया है या उन खेतों से उसे दूर कर दिया गया है। यानी जिन खेतों को उसने खून पसीने से सींचा था उन खेतों से किसान को दूर कर दिया गया है। किसके द्वारा? जो जमींदार हैं उनके द्वारा। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरिन तरिन से, तरिन का अर्थ है तिनके से। यहाँ तरिन 2 बार आया है, तो यहाँ एक समान जब 2 शब्द हों और दोनों का अर्थ एक समान हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो जो हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जो खेतों की हरी भरी जो लहलाती फसलें हैं, तो यहाँ जो कवि हैं वो कह रहे हैं भी जो लहराते खेत हैं वो खेतों की में जो खड़ी फसलों के जो तिनके हैं, उस हरी भरी जो खेती से जो तिनके से जो उसकी आंखों में वो लहराती फसल उसकी आंखों में घुमा करती थी, उसी फसल से उसे क्या है बेदखल कर दिया गया है, या उस फसल को जो किसानों के द्वारा छीन लिया गया है। जो खेत, लहराते खेत किसान का जो आधार थे या उसका जीवन थे, उसे क्या है जो उसकी आंखों में हमेशा रहते थे, लहराती फसलें उसकी आंखों के सामने रहती थी, उसी लहराती फसलों से उसे दूर कर दिया गया है। वह उसकी आंखों का तारा एकमात्र सहारा, यानी यहाँ मुहावरा प्रयोग किया गया है। कारकुनों की लाठी, कारकुने कौन होते हैं? जो क्या है जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं उनके पास जो रहने वाले लोग हैं उनको कारकुनों बोला गया है। कारकुन या जमींदार के कारिंदे कह सकते हैं कि लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। वह उसकी आंखों का तारा, जो किसान की आंखों का तारा था, अर्थात जो उसका एकमात्र जो पुत्र था जिससे वह बहुत प्यार करता था, वह किसान का जो बेटा था, उसे क्या है किसके द्वारा? कारकुनों की लाठी के से उसे जो जमींदार के जो कारिंदे हैं उन कारिंदों द्वारा, उनकी लाठियों द्वारा उसे पीट कर क्या है जवानी में ही मार दिया गया है। तो इस तरह यहाँ किसान की जो दयनीय स्थिति है उसका चित्रण किया गया है। आगे है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न, किसान को उसके खेतों से किसने और क्यों बेदखल कर दिया है? किसने किया और क्या कारण था भी उसे खेतों से बेदखल कर दिया गया? किसान की आंखों का तारा कौन था? आसान सा प्रश्न है ये भी। कारकुन कौन है? उन्होंने किसान के जवान बेटे को क्यों मार डाला था? चौथा प्रश्न में आपको भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। इस पद्यांश में क्या बताया गया है, किस बात का चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर 5 में आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो काव्य सौंदर्य में मैंने आपको कुछ बता दिया है भी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मुहावरों का प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है। बस ये काव्य सौंदर्य ही है। आगे है पद्यांश 3। पद्यांश 3 में भी उन्होंने जो गांव के जो महाजन हैं, जिन्हें क्या है महाजनों, उस समय प्राचीन समय में जो महाजनों द्वारा जो गांव के किसान थे उनको ब्याज पर ऋण दिया जाता था। ऋण क्या है जो ब्याज पर दिया जाता था, तो उसी बात का चित्रण किस प्रकार
जब जो किसान है वो जो अपना ऋण नहीं चुका पाता तो किस प्रकार उसका शोषण किया जाता है, तो उसी बात का चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। बिका दिया घर द्वार, बिका दिया यानी जो किसान का जो घर है वो क्या है, बिका दिया गया है। महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, तो यहाँ कवि ने जो किसान की दयनीयता का या उसके शोषण का चित्रण करते हुए वो कहते हैं भी महाजन ने अपना जो ऋण है और उस पर जो लगाया गया ब्याज है उसको प्राप्त करने के लिए घर की जो नीलामी है वो करवा दी है या जो घर है वो बिकवा दिया है। महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, साथ में तो जो किसान का जो घर है वो बिका दिया है और साथ में ही जो महाजन ने जो ऋण दिया था उस ब्याज का कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी उसने क्या है भी माफ नहीं किया है और उसे घर से बेघर कर दिया गया। रह आंखों में रह कर, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में चुभती दर्द देती है वह कुर्क नीलाम हुई वर्गों की जोड़ी। कुर्क का अर्थ है नीलाम, वर्गों की जोड़ी यानी बैलों की जोड़ी। अब किसान का रह आंखों में चुभती, अब बार बार जो कुछ बातें हैं वो किसान की आंखों में चुभ रही है। कौन सी बात जो सबसे अधिक चुभ रही है भी, जो उसकी बैलों की जो उसकी जोड़ी है, जो उसकी खेती का आधार थी, उसे भी क्या है नीलाम करवा दिया गया है। जो बात क्या है किसान की आंखों में बार बार चुभ रही है या बार बार उसे किसान को दर्द दे रही है। आगे है उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने देती थी। उजरी जो उजली यानी जो सफेद जो गायें थी, जो किसान का एक आधार थी, वो क्या है वो किसान अपना उसे सब कुछ मानता था, किसान उसे बहुत ही प्रेम करता था और वो क्या है भी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने यानी जब दूध दुहाने के लिए वो क्या है और किसी को पास भी नहीं आने देती थी, उस सफेद गाय को भी क्या है उसे छीन लिया गया है। अब आंखों में नाचा करती उजड़ गई सुख की खेती। आंखों में नाचना यानी बार बार आंखों के सामने आना। उजड़ गई नष्ट हो गई सुख की खेती यानी जो सुख के जो वो खेती कर रहा था। तो यहाँ जो कवि हैं वो कह रहे हैं भी जो आंखों में नाचा करती थी यानी जो उसकी आंखों में हमेशा जो खुशी हमेशा समाई रहती थी, उसके मन में हमेशा जो स्नेह रहता था, वह स्नेह आज क्या है बिल्कुल ही नष्ट गया है, बिल्कुल ही नष्ट हो गया है या उजड़ गया है। यानी आज उसे केवल क्या है उस सुखी जीवन की याद तो आती है और उसे याद करके अब वो क्या है उसे उसके हृदय में एक जो पीड़ा है वो उभर कर सामने आती है। यानी जो प्राचीन समय जब किसान खुशहाल था उस समय का चित्रण करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। आगे है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न, किसने किसका घर बिकवा दिया और क्यों। आप लिख सकते हो आसानी से। किसान की गाय के प्रति स्नेह पर प्रकाश डालिए, स्नेह प्रेम। आप आगे आपको इसका मूल भाव स्पष्ट करना है या भाव सौंदर्य एक ही बात है और इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। आंखों में चुभती और आंखों में नाचा करती, यहाँ दो ये मुहावरे प्रयोग किए गए हैं। रह में जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। घर द्वार में रह शब्द अंत में आ रहा है तो यहाँ भी क्या है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा। इन दोनों पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न हैं वो आपको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह इन पद्यांशों को पढ़कर इनकी व्याख्या को समझकर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं।